इस सीन को देखिए। And there was always something to do. ये सीन फॉरेस्ट गंप मूवी का है जिसमें मेन हीरो टॉम हैंक्स है और उनको उनके ऑफिसर ने कहा कि जाके इस गड्ढे को देखो कि इसके अंदर क्या हो रहा है, और तुरंत फिर फॉरेस्ट गंप उस गड्ढे के बिल्कुल अंदर घुस गया। ये जो छोटे से गड्ढे थे, इन्होंने वियतनाम वॉर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1954 के वियतनाम से। उस जमाने में वियतनाम एक कंट्री नहीं बल्कि दो कंट्री होता था, साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम के लीडर थे हो ची मिन और वो पूरे वियतनाम में एक कम्युनिस्ट सरकार चलाना चाहते थे, और साउथ वियतनाम की लीडर थे गो दिन दिएम, और इनका साथ दे रही थी अमेरिकन गवर्नमेंट। तो बहुत ऑब्वियस बात है कि नॉर्थ और साउथ वियतनाम में बहुत टेंशन चल रही थी, और 1964 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है जिसको गल्फ ऑफ टोनकिन इंसिडेंट भी कहते हैं, और इसके बाद अमेरिका ये कर लेती है कि हम भी यहाँ पे अपनी मिलिट्री भेजेंगे, अपने खुद के सोल्जर्स भेजेंगे, अपना आर्म्स एम्यूनिशन यहाँ पे भेजेंगे साउथ वियतनाम की हेल्प करने के लिए। अब जो नॉर्थ वियतनाम की जो मिलिट्री लीडरशिप थी वियतकॉन्ग, जब उनको पता चलता है कि अमेरिका अपने सोल्जर्स, अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन को भेज रहा है, तो वो समझ गए कि हम डायरेक्टली लड़ाई करके अमेरिका को हरा तो नहीं सकते। तो उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी बना ली गुरिल्ला वॉरफेयर के ऊपर। उनका प्लान ये था कि जहां जहां पे भी अमेरिकन फोर्सेस आएंगी, हम उनको डायरेक्टली एंगेज नहीं करेंगे, बट छुप के वार करेंगे और उसके बाद वापस गायब हो जाएंगे। तो जब यहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स आए तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर लड़ाई जो है वो जंगलों में हो रही है, और अचानक से दुश्मन उन पे फायर करता है, और जब वो फायर करते हैं दुश्मन के ऊपर तो दुश्मन गायब, लिटरली आंखों के सामने से वो गायब हो जाते हैं। तो ये चीज अमेरिकन ट्रूप समझ नहीं पा रहे थे कि ये जा कहां रहे हैं, पर धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि जो वियतकॉन्ग के सोल्जर्स अचानक से गायब हो जाते हैं, ये इसलिए गायब होते हैं क्योंकि उन्होंने जमीन में बहुत छोटे छोटे सुरंग खोद के रखे हैं। अब देखिए, सुरंगों का ये होता है कि अगर सुरंग का जो मुंह है अगर वो बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली आपके दुश्मन को नजर आ जाएगा। तो वियतनामी सोल्जर्स ने जो सुरंगें बनाई थी, उनका मुंह इतना छोटा रखा था कि एक इंसान की जितनी शोल्डर्स की चौड़ाई होती है, बस उतना ही चौड़ा उसका मुंह था, और ये जो टनल की ओपनिंग होती थी इसको एक कंप्लीटली ढक देते थे। तो कई बार इसके ऊपर फूल पत्ती पड़े हुए हैं, घास फूस पड़ी है। तो साउथ वियतनाम में ये हर जगह टनल्स फैले हुए थे, बट चू ची नाम की एक जगह थी जो साइगोन के पास थी, वहां पे जो टनल्स थे वो बहुत ही दूर के एरिया में बहुत एक्सटेंसिवली फैले हुए थे। अब ध्यान रखिए, वियतनामी सोल्जर्स ने जो टनल्स बनाए थे ये अमेरिकन के लिए नहीं बनाए थे। खास 1940s और 50s में जब यहाँ पे फ्रेंच लोगों का राज था वियतनाम में, तो वियतनाम के लोग जब फ्रेंच लोगों से लड़ाई कर रहे थे उस जमाने में इन्होंने टनल्स खोदे थे, और अब जब यहाँ पे अमेरिकन आ रहे थे तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इन्हीं टनल्स को वो और बढ़ाएंगे और जमीन में बहुत दूर दूर तक लेके जाएंगे। हम जब इन टनल सुरंगों की बात करते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ मीटर या 1-2 किलोमीटर लंबे होंगे, बट नहीं, ये टनल्स 200 किलोमीटर की लंबाई के होते थे, और सिर्फ सीधे ही नहीं, बहुत घूम फिर के जलेबी की तरह, और बहुत गहरे भी होते थे, क्योंकि उस जमाने में वियतनाम के पास कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो गरीब देश था। तो इसीलिए बहुत सारे सोल्जर्स ने मिलकर जब बारिश होती थी तब वो बहुत बार हाथ से ये टनल्स खोदते थे, और क्योंकि वहां की मिट्टी में क्ले और आयरन था, इसी वजह से जब बारिश खत्म होती थी और सूखती थी जमीन, तो ये जो टनल्स होते थे उनकी दीवारें एकदम पक्की हो जाती थी। तो ये जो कू ची के टनल्स थे, इसके अंदर लिविंग क्वार्टर्स, हॉस्पिटल्स, किचन्स और यहां तक कि थिएटर्स भी होते थे। ऐसा कहा जाता था कि ये टनल्स इतने बड़े थे कि पूरा पूरा गांव उन सुरंगों के अंदर समा सकता है, वहां रह सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स आ गए थे और वो देख रहे थे कि वियतनाम के ट्रूप्स अचानक से अटैक करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, तो इसीलिए अमेरिकन ट्रूप्स को पता था कि उनको इन टनल्स को तो देखना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो यहीं से शुरुआत होती है टनल रैट्स की। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी के जो लोग इन टनल्स में खुद घुसते थे, इन टनल्स को खोजने के लिए, अंदर एक्सप्लोर करने के लिए, उन लोगों को टनल रैट्स कहा जाने लगा। अब देखिए, उस जमाने में जो वियतनाम की आर्मी थी, उनके जो सोल्जर्स होते थे वो साइज में छोटे होते थे और पतले होते थे, तो उनके लिए ये टनल्स ठीक थे। बट अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन जो आर्मी थी उनके सोल्जर्स बड़े होते थे, तो कुछ ही लोग ऐसे होते थे उनकी आर्मी में जो इन टनल्स में घुस सकते थे। तो ये होते थे पतले और छोटे लोग, और इन लोगों का काम ये होता था कि जब उनको कोई गड्ढा नजर आया तो उस गड्ढे के अंदर वो उतरेंगे, और उतरने से पहले अपने पहले पूरे कपड़े उतारेंगे, हेलमेट उतारेंगे, और बस मिनिमम कपड़े पहन के और अपने पूरे शरीर के ऊपर लोशन लगा के, ताकि नीचे जाके उनको कोई इंसेक्ट ना काट ले, कोई चीज पे चिपक ना जाए। वहां जाके टनल के अंदर उनको देखना होता था कि टनल कितना बड़ा है, कहां तक फैला हुआ है, और क्या इस टनल में सोल्जर्स हैं, या फिर क्या अंदर से आवाज आ रही है, या फिर यहाँ पे क्या वेपन्स हैं, और उन सब की खबर आके बाहर देनी होती थी। तो टनल्स को लेके ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन सोल्जर्स का अलग अलग रवैया था। अमेरिकन का ये था कि वो टनल्स में जाएंगे और देखेंगे कि क्या है, और मुआयना करने के बाद या तो उसको ब्लॉक कर देंगे या उसमें गैस छोड़ देंगे, बेसिकली उस टनल को पूरी तरह
तबाह कर देंगे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियंस का रवैया ये था कि वो अंदर एक भेजेंगे टनल रैट को और वो जाके पूरा मुआयना करेगा और बाहर खबर देगा और बाहर फिर डिसाइड किया जाएगा कि इस टनल का करना क्या है। क्या यहाँ पे सोल्जर्स को ट्रैप करना है, उनको सरेंडर करवाना है या कुछ और करना है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको एक फॉरेस्ट गंप का सीन दिखाया जिसमें फॉरेस्ट गंप एक गड्ढे में घुस रहा है, वो भी इस तरह का टनल था और फॉरेस्ट गंप उसमें एक टनल रैट का काम कर रहा है। तो जनवरी 1966 में अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियंस ने मिलकर एक ऑपरेशन क्रिम्प लॉन्च किया था जिसमें उनका पर्पस ये था कि जितने भी अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, टनल्स हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय करना है। बट ये काम होते होते काफी महीने गुजर गए और फाइनली 1969 में पूरी तरह अमेरिकन ने ये अंडरग्राउंड जो नेटवर्क था उसको तबाह किया। फिर भी अमेरिकन वियतनाम के सोल्जर्स से यहाँ पे जीत नहीं पाए और 1973 में जब अमेरिका की सरकार ने, वहां की जनता ने हल्ला मचाया कि इतने सालों से वहां पे हैं, कुछ कर तो पा नहीं रहे और हमारे कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है, जो इसीलिए अमेरिकन गवर्नमेंट वहां से विड्रॉ कर ली, अपने सोल्जर्स को बुला लिया। उसके बाद जो कम्युनिस्ट रिजीम थी उनकी यहाँ पे जीत हो गई और इसीलिए कहा जाता है कि वियतनाम वॉर एक बहुत लंबी और बहुत महंगी लड़ाई थी अमेरिका के लिए, जिसका उनको कोई खास फायदा हुआ नहीं। और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि यहाँ पे नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेस की जीत इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने अपनी ज्योग्राफी को, अपने देश की पूरी जमीन को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया अपना हथियार बना के। मैंने अपने चैनल जिज्ञासियम पे एक सीरीज बनाई है जिसका नाम है मैन वर्सेस नेचर। इस सीरीज में मैंने ऐसे बहुत सारी कहानियां बनाई हैं जब इंसानों ने लड़ाई की नेचर के किसी फोर्स के साथ। तो उस सीरीज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।